गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाथरस गैंग रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। आज सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट हाथरस जाएगी और केस से जुड़ी जरूरी सबूत इकट्ठा करेगी। इनके साथ सीएफएसएल की टीम भी होगी। डीएसपी सीमा पाहुजा की अगुवाई वाली सीबीआई टीम पीड़ित के गांव भी जा सकती है और गांव के लोगों से भी पूछताछ कर सकती है कि क्या कुछ हुआ है। मुकेश सिंह सिंगर हमारे सहयोगी लगातार हाथरस में बने हुए हैं और वो उस मामले को शुरुआत से कवर कर रहे हैं। मुकेश, इस वक्त किस तरह का माहौल है गांव में? कल ही जो परिवार है उनका बयान दर्ज किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। आज अब जब सीबीआई की टीम आने जा रही है तो बहुत कुछ बीत चुका है, क्या कुछ रहेगा जांच का एंगल? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की टीम कुछ देर में हाथरस पहुंच जाएगी और आपको दिखाऊं कि सीबीआई के आने के पहले की तैयारी क्या है। मैं यहां पर खड़ा हूं, इस सामने घटना स्थल है जहां पर गैंगरेप हुआ था। ये कहा गया कि यहां पर गैंगरेप हुआ था और यहीं पर सामने वाले खेत में विक्टिम का गला दबाया गया था। तो आप देखें कि सीबीआई के आने के ठीक पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना स्थल को घेर लिया है और सीबीआई की टीम यहां पर आज आने की उम्मीद है। और सीबीआई की टीम के साथ दिल्ली से सीएफएसएल से उनके फोरेंसिक एक्सपर्ट भी आएंगे जो पूरे घटनास्थल को देखेंगे। घटनास्थल से विक्टिम का घर कितनी दूर है, घटनास्थल में क्या कुछ सबूत मिल सकते हैं, क्या टेक्निकल एविडेंस यहाँ से पुलिस को मिल सकते हैं, ये सारा देखा जाएगा। यहाँ से जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ से मोबाइल टावर की दूरी क्या है, आप देखें सामने गाँव में एक ही मोबाइल टावर लगा हुआ है। तो मोबाइल टावर के हिसाब से कितना डिस्टेंस है, कौन से आरोपी की लोकेशन कहाँ थी, ये सारी चीजें सीबीआई जांच करेगी। घटना स्थल पर फोरेंसिक जांच करने के बाद सीबीआई की टीम जो गांव वाले हैं उनसे पूछताछ कर सकती है, विक्टिम की फैमिली है उससे पूछताछ कर सकती है, आरोपी के परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ कर सकती है। और सीबीआई ने पहले ही इस मामले के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे उत्तर प्रदेश पुलिस से ले लिए हैं। जो केस डायरी है वो ले ली है, तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं, इस घटनास्थल के जो फोटोग्राफ हैं, विक्टिम के वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें सीबीआई ने पहले से ले ली हैं। तो अब जो है आज से सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करने वाली है और इस केस की जांच अधिकारी जो सीमा पाहुजा हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ हाथरस पहुंचने वाली हैं। साथ में दिल्ली के सीएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी साथ में आएंगे जो यहाँ घटनास्थल का दौरा करेंगे। लेकिन सीबीआई के आने के पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये पूरा जो इलाका है जहाँ पर मौका वारदात जहाँ पर घटना हुई थी उस पूरे इलाके को घेर लिया है। आप देखें कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां यहां पर स्कॉट कर रही हैं और कुछ ही देर में यहां पर जो सीबीआई की टीम है वो यहां पर आएगी। तो पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और घटना स्थल को एक तरह से प्रिजर्व किया जा रहा है। हालांकि घटना स्थल पर पहले ही सैकड़ों की संख्या में मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी घटना स्थल तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में क्या कुछ सबूत मिलेंगे ये भी हमें देखना होगा, फोरेंसिक जांच में क्या कुछ मिलता है ये देखना होगा। लेकिन सीबीआई के आने के पहले तैयारी यहां पर पूरी हो गई है और सीबीआई आज से इस केस की जांच शुरू करने वाली है। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और हाथरस मामले को लेकर सवालों में घिरी यूपी पुलिस को और सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर वो किसी अमीर आदमी की बेटी होती तब भी क्या आप इसी तरह जला देते? कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना जांच किए कैसे कहा गया कि रेप नहीं हुआ है। और ये सवाल भी पूछा कि परिवार को धमकाया क्यों? सोमवार को पीड़ित परिवार के 5 लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बयान दर्ज करवाकर कहा कि ना तो उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने दिया गया और ना ही अंतिम संस्कार करने दिया गया। अफसरों ने दलील दी कानून व्यवस्था खराब ना हो इसलिए ऐसा किया, जिस पर कोर्ट ने जमकर फटकारा। कोर्ट को तय करना है क्या सरकारी तंत्र ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन किया। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। अब आप कोर्ट से आप आए उसके बाद क्या उन अस्थियों का विसर्जन करेंगे? अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा उसके बाद में देखेंगे। आपको इस पूरे मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें भरोसा है जांच पे? अब देखो हमें न्याय मिलेगा तो हमें क्या कहते हैं भरोसा है। बातचीत ये पूछी क्रिमिनेशन आपके मर्जी से हुआ कि नहीं हुआ, ये बातें पूछी गई। हमारे मर्जी से नहीं हुआ, ये सब प्रशासन की बड़ी मर्जी से हुई है। अच्छा। कहीं यहाँ लोकल प्रशासन को फटकार भी लगाई थी क्या? हाँ लगाई है उनको, डीएम साहब को। क्या आप लोग कोर्ट ने लोकल प्रशासन की गलती को माना है? जी हाँ माना है। क्या लगता है 2 तारीख को आपको न्याय मिलेगा? अब देखो क्या होता आगे तो पता पड़ेगा आगे 2 तारीख को। हाथरस के पीड़ित परिवार के 5 लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे।
हाईकोर्ट ने पीड़ित लड़की के देर रात अंतिम संस्कार करने के मामले को खुद संज्ञान लेकर अपने यहाँ सुनवाई शुरू की है। पीड़ित परिवार ने अदालत से कहा कि उन्हें लड़की का मुंह नहीं देखने दिया गया और जबरदस्ती उसको जला दिया गया। कोर्ट ने डीएम से पूछा कि अगर वो किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो क्या उसे इसी तरह जला देते। कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते। तो कोर्ट पूरी तरीके से, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है केस को, पूरी तरीके से सेंसिटिव होकर के मैटर्स को सुन रही है। हाथरस के डीएम ने कहा कि रात में लड़की का अंतिम संस्कार करने का फैसला उनका था। दिल्ली में लड़की का शव पोस्टमार्टम के बाद 10 घंटे रखा रहा। गांव में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा था, इसलिए ऐसा किया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या और फोर्स बढ़ाकर अंतिम संस्कार के लिए सुबह होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था। दिखाना चाहिए, चाहे क्यों कोई भी मर पड़े, घर पे आपने दिखाया क्यों नहीं? उन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष रखा है। हमने किन सर्कमस्टांसेस में किया है, प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या थी, उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब बाकी कोर्ट का जब आदेश आएगा उसमें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लड़की के अंतिम संस्कार के मामले का खुद संज्ञान लेकर इस पर सुनवाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि वो इस बात का परीक्षण करना चाहती है कि क्या ये पीड़ित लड़की और उसके परिवार के मौलिक अधिकार का और मानवाधिकार का उल्लंघन है। क्या सरकारी अमले ने लड़की की गरीबी और उसकी जाति की वजह से उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। क्या अंतिम संस्कार में सनातन हिंदू धर्म की रीतियों का पालन हुआ। क्या सरकारी अमले ने ये सब दमन पूर्वक, गैर कानूनी तौर पे और मनमाने ढंग से किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का भी अधिकार देता है, लेकिन इसमें मरने के बाद शव की गरिमा और उसे सम्मानजनक बर्ताव पाने का भी हक हासिल है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। फिलहाल 2 नवंबर की डेट है और 2 नवंबर को सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का, कोई स्पेशल सेक्रेटरी, 2 लोग आएंगे, बाकी किसी के आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट सरकारी अमले के जवाब से बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आया, लेकिन सरकारी अमले को अपनी बात कहने के लिए अभी और वक्त दरकार है और लोगों की नजर अदालत के फैसले पे है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार चुनाव की। बीजेपी ने अपने ऐसे 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जो एलजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतर गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया के अलावा और भी नेता शामिल हैं। इन नेताओं को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। वो नीतीश कुमार के जैसे लड़ना है और इन लोगों की करामात से भाजपा कार्यकर्ता भाजपा छोड़ दिया। ये सीट जो आप बता रहे हैं सासाराम, रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो अब आप थे भाजपा में और आप आ गए हैं लोजपा में, तो इसकी क्या वजह है? मतलब यही है कि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला तो आप लोजपा में आ गए हैं? मैंने जो है काम किया और जो है चुनाव यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के दबाव में मैं लड़ रहा हूँ और उनका कहना था कि आपको चुनाव लड़ना है और चाहे जैसे लड़ना है, उनकी इच्छा के अनुरूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपने भाजपा छोड़ दिया? और हमने जो है आपने छोड़ तो दिया ना भाजपा। जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के उम्मीदों के कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप भाजपा से निकल गए ना, ये बात। हम भारतीय जनता पार्टी तो मेरे रग रग में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे शरीर के हर कण कण में है और वह विचारधारा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन आपने तो पार्टी छोड़ दी है। और मैंने जो है जो सब पूरी तरह से हम जो हमारा हिंदुत्व है, राम जन्मभूमि है, सीएए है, ये सभी कानूनों के समर्थन में मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक बार जो स्वयंसेवक हो जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है। रामेश्वर जी बहुत धन्यवाद, आप एनडीटीवी के साथ बात कर रहे हैं। आपको अभी भी खुद लग रहा होगा कि आप भाजपा छोड़ दिए हैं, तो क्या ये बात आपको देखिए हो गई है? आप छोड़ दिए भाजपा, ये कंफर्म है? मैंने भाजपा छोड़ दिया, ये सच नहीं है। अच्छा। भाजपा के कुछ नेताओं ने, बिहार में एक है, उनके 2 सहयोगी हैं,
ये लोग अब भाजपा ही नहीं रह गए, ये नीतीश कुमार के, जैसे गांधी जी के 3 थे ना, वो नीतीश कुमार के 3 हैं। और इन लोगों की करामात से भाजपा कार्यकर्ता में बड़ी नाराजगी है। अच्छा। ये सीट जो आप बता रहे हैं सासाराम नोखा परंपरागत सीट है। हाँ। जब नीतीश कुमार जी 142 सीट लड़ते थे तब भी हम भाजपा के लोग सासाराम और नोखा लड़ते थे। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कारण है, नीतीश जी की इमेज ऐसे ही डाउन है। हाँ, डाउन मतलब आकाश से जमीन पर आ गया है। आप गाँव में घूम के देख ले, कोई वोट देना नहीं चाहता। आप भाजपा के साथ हैं तो किसकी सरकार, तो आप कह रहे हैं कि क्या भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी? एक बात बताऊंगा, और उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बात आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार या तो सिंगल फिगर में रहेंगे, तो 20 नहीं क्रॉस करेंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब लोजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। आप हवा का रूप देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। तो बीजेपी जेडीयू में पहले ही शारीरिक खींचतान थी और अब एलजेपी जब बीच में आ गई है तो खींचतान और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 23 अक्टूबर को श्रीनिवासन जैन जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं वो उन 2 नेताओं से बात कर रहे थे जो बीजेपी छोड़कर एलजेपी में आए, उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अब लेकिन सॉफ्ट दिखे। रामेश्वर चौरसिया जो हैं वो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट दिखे और नीतीश पर हमलावर दिखे। जी। और यही सारी जो राजनीति चल रही है वही समझने की यहाँ पर जरूरत है कि किस तरह से खींचतान जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। 23 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है, 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में राज्य के सभी सियासी दल समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं और सबसे ज्यादा खींचतान हम देख रहे हैं कि एनडीए में ही चल रही है। एलजेपी ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन पेंच ये रहा है कि जेडीयू के खिलाफ है पर बीजेपी के साथ। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नए सिरे से साफ किया कि एलजेपी किसी भी हालत में एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा बिहार में नीतीश कुमार ही उन सबके नेता हैं। हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, इन 4 दलों के बीच में गठबंधन है। ये 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार में किसी प्रकार का हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और इसी जो 4 दलों का ये जो गठबंधन है जिसके नेता है नीतीश कुमार, हमको बहुमत मिलेगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। न किसी प्रकार का किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। और मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, बीजेपी बार बार सफाई दे रही है, क्या इस गठबंधन को यह एहसास हो गया है कि एलजेपी को साथ अपनी नाव पे ना लेना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? और बात वो भ्रम फैलाने की कर रहे हैं, भ्रम फैल रहा है, लेकिन बीजेपी अपने इतिहास के साथ ही पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतिहास रहा है कि जिसके साथ वो गठबंधन में होते हैं उसकी जमीन पर कब्जे की कोशिश रहती है उनकी। ऐसे में क्या एलजेपी एक की फैक्टर साबित होगा इस चुनाव में? नहीं, एलजेपी कहीं से कोई की फैक्टर साबित नहीं होगा, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि बिहार में जो एनडीए है वो चाहे नीतीश कुमार हो या जनता दल यूनाइटेड जो ये बीजेपी हो, इन लोगों का जो आधारभूत वोट है वो बेस वोट वो इंटैक्ट है। इसलिए जो बहुत हद तक लोक जनशक्ति पार्टी को प्रचार काफी मिलेगा। कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में वो निश्चित रूप से वो वोट काटेंगे, लेकिन ये वोट जो है वो नीतीश कुमार का वोट नहीं काट रहे हैं, ये बीजेपी का वोट काट रहे हैं। इसलिए बीजेपी जो है इतनी ज्यादा मेहनत और इन लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई भी की, इनको एक्सपेल भी की और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली बीजेपी अपने वोटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बागी लोजपा के टिकट पे खड़े हो रहे हैं वो दरअसल बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक चुनाव परिणाम का सवाल है, चुनाव एक ही आधार पर वोट डाला जाएगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखना है या नीतीश कुमार को हटाना है। तो जो एनडीए का वोटर है उसके सामने विकल्प नीतीश कुमार है, क्योंकि बीजेपी ने बार बार दोहराया है जो सामने जो आप चैलेंजर हैं वो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो एनडीए से नाराज वोटर हैं, जिसके बारे में रामेश्वर चौरसिया श्रीनिवासन जैन को अपने टिकटॉक में कह रहे थे, जो नाराज हैं वो तेजस्वी की तरफ जाकर वोट कर दे। ये बिहार के राजनीति की सच्चाई है, क्योंकि वोट 3 ही लोगों के पास है सारिक, वो लालू यादव के आरजेडी के पास है, नीतीश कुमार के पास है और बीजेपी के पास है। और इन तीनों में से 2 अगर साथ रहते हैं तो तीसरे का जो पलड़ा है वो कमजोर हो जाता है। सारिक,
मनीष, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एलजेपी लगातार मुखर है, बीजेपी लगातार मुखर है, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा मुखर या हमलावर फिलहाल नजर नहीं आ रहे। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का दबाव नजर आ रहा है या फिर रणनीति है ये? देखिए, जेडीयू अगर शांत है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर उन्हें वोट मिलेगा तो लोग उनके काम पे वोट देंगे, अगर लोग उनसे नाराज हैं तो उनको वोट नहीं देंगे, अगर उनके काम का उन्हें फायदा नहीं हुआ है। और वो नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान को उनकी पार्टी के द्वारा बेवजह तूल दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान से बातचीत, सीटों का समझौता सब कुछ बीजेपी कर रही थी। तो एक तरह से उन्होंने ये डाल दिया है कि वो बीजेपी के जिम्मे के हैं, बीजेपी का हेडेक चिराग पासवान है और बीजेपी जैसे निपटती है। लेकिन सबको ये मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदान के पहले जब भी वो संयुक्त सभा करेंगे नीतीश कुमार के साथ, उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है वो बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा। अदिति, शुक्रिया मनीष, बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। लेकिन मनीष कह रहे थे कि बीजेपी का वोट एलजेपी काटेगी। जब बीजेपी का वोट एलजेपी काटेगी तो नुकसान बीजेपी को होगा। विधानसभा में 500, 1000, 2000 वोट भी जो है वो बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी की सीट कम करेगी एलजेपी? ये खतरा बना रहेगा। देखते हैं, नतीजों का इंतजार करते हैं। ब्रेक। तो वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी वो 5 खबरें जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। लेकिन इन 5 खबरों में से आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहेंगे हमारे टेलीविजन चैनल एनडीटीवी इंडिया और हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी इंडिया पर? तो इसमें पहली खबर है, हाईकोर्ट ने पूछा अमीर की बेटी होती तो क्या ये करते। ये पहली खबर है हमारी हाथरस से जुड़ी हुई। दूसरी खबर, बिहार से बीजेपी ने 9 बागियों को पार्टी से निकाला। तीसरी खबर, गैर जिम्मेदार टिप्पणी, कोर्ट पहुंचे 34 निर्माता, टाइम्स नाउ रिपब्लिक के खिलाफ। और चौथी खबर है, T20 में सुपरमैन एबी डिविलियर्स के तूफान में उड़ा कोलकाता, 33 गेंदों पर 73 रन, 221 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 5 चौके 6 छक्के। और पांचवी खबर, दिल्ली एहतियात के साथ खुलेगा अब अक्षरधाम मंदिर। इन 5 खबरों में से जिस खबर को आपको विस्तार से देखना है, आप जाएं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर और वोट करें, क्योंकि एक पोल पब्लिश हो रहा है। इन 5 खबरों में से किसी एक के लिए वोट करें, उस खबर को हम और ज्यादा विस्तार से दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।